कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। मोबाइल का है ना? ओ यार, मोबाइल तो उसमें अब काय में से पढ़ाएंगे। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। भैया प्लीज आवाज मत करो। विद फोर्स ऑफ force which is directly proportional to the mass of the body and inversely proportional and inversely to the square of the distance between them। भैया सुनो, प्लीज सुनो, इधर देखो, इधर ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो। यानी न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, भैया सुनो, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, चीजों को ध्यान रखना भैया। जैसे हम ग्रेविटी का नाम लेंगे, जैसे अर्थ का नाम लेंगे, तो चीजें अलग हैं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? वो पुल जो हमें अर्थ की तरफ महसूस हो रहा है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें अर्थ की बात नहीं है अभी, क्या है? यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स के लिए क्या कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, हाँ, जितनी भी बॉडी है यूनिवर्स में, यानी एक मास कोई भी एक बॉडी का, दूसरा मास कोई भी दो बॉडी का, जितनी भी बॉडी है पूरे यूनिवर्स में, सब क्या कर रही है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे को। यानी एक बॉडी यहाँ पर है, इसका मास मान लो m1, दूसरी बॉडी यहाँ पर है, इसका मास मान लो m2। तो ये जो m1 है ये बोल रहा है भैया इधर आ, और ये m2 बोल रहा है इधर आ। मैं क्यों आऊं? सारी बॉडी, यानी ये मार्कर मेरे को खींच रहा है, मैं इस मार्कर को खींच रहा हूँ। तो ये यूनिवर्स ने बोला, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कोई परेशानी? अब ये फोर्स कितना होगा भैया? तो न्यूटन ने ये बोला कि भाई ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, दोनों बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी उनका जो मास का मल्टीप्लाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई? यानी एक बॉडी का मास बढ़ेगा तो फोर्स भी, दूसरी का बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही हमने थ्योरी में लिखा है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ, विद ए फोर्स ऑफ, कितना है वो फोर्स? which is directly proportional to the mass of the body, directly proportional to the mass of the body and inversely proportional to the radius between them, distance between them। कोई परेशानी? इसको मिटा दूं थ्योरी वाले को, देखो भैया, तो अब ये जो फोर्स है ना, ये कितना है? तो ये बोला था फोर्स डायरेक्टली टू m1 m2, ठीक। और ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है। r क्या है? उन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस। अगर हम इसको एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r²। होगा नहीं होगा? कोई परेशानी? तीसरा भाई सीधा सा बात है, अगर हमको ये फॉर्मूला आता है ना, थ्योरी तो हम ही लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको हटाएंगे अपन, तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? जैसे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a में था, तो f इज इक्वल टू आएगा k a में, आएगा। ऐसे ही एक कांस्टेंट आएगा। देखो ये पूरा यही खत्म हो गया 2 मिनट में। तो ऐसे क्या कांस्टेंट आएगा, उसको अपन लिखते हैं कैपिटल G, और
और ये फॉर्मूला बनेगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कोई परेशानी? यहाँ पे कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू कितनी है इसकी? कल बताई भी थी 6.67, आई थिंक ऐसा है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। न्यूटन के बाद में मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोला सर यूनिट नहीं आई हमको समझ में। बोला सर यूनिट नहीं आई हमको समझ में। नहीं आई तो भी समझा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक लिख लो पहले। शिवाय ओ भाई लिख लो। फिजिक्स में थ्योरी पढ़ाने का क्या मतलब है? क्योंकि फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ाने पड़ेंगे। कहाँ जा रही है भाई? अपनी कोचिंग में तो जा रही है वीडियो, ऐसे थोड़ी है। चलो सुनो फिजिक्स, अरे यार हाँ, तो फिजिक्स में तो क्या है, थ्योरी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और कंसेप्ट का ज्यादा मतलब है। भैया अब देखते हैं यूनिट कैसे आई। सिंपल सी बात है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आई। अब जी की यूनिट निकालनी है तो सिंपल सा जी की तरफ चलो। क्या करो? जी की तरफ चलो, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। F इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। कोई परेशानी? इसको जी की वैल्यू क्या जाएगी, इसके अपॉन आएगा नहीं आएगा ये, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ क्या है? न्यूटन। आर क्या है? एक रेडियस, डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस में नापेंगे? मीटर स्क्वायर। m1 क्या है? मास। इसमें आएगा kg इंटू केजी स्क्वायर। होता क्या है कि तुम लोगों को अभी छोटे हो, तुम्हें लगती बहुत बड़ी चीजें और करना नहीं चाहते अपन इधर उधर ट्रांसफर। अपन चाहते हैं कि बस रोटी मिल जाए, सीधा तोड़ के खा ले। बात समझ में आ गई? कोई परेशानी नहीं है? बोला सर ये सब चीजें ठीक है, आपने पढ़ा दी, हमने सुन ली, इनका यूज क्या है? कई बच्चों को तो पूरी साइंस पढ़ लेते हैं अपन और ये नहीं पता चलता कि इसके काम कहाँ पे आएगी। पूरी बुक पढ़ ली, सब पढ़ ली, पर ये नहीं पता कि ये काम कहाँ पे आने वाली है। इनका यूजेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब वो कहाँ देखने को मिलता है अपन को? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सुनना, अब सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ भी है। इसका मतलब सारे ऑब्जेक्ट को क्या अर्थ क्या कर रही है? अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को खींच रही है। अर्थ क्या कर रही है? सारे ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? देखते रहना भाई, कुछ चेंज हो गया तो बदलते रहना। अर्थ क्या कर रही है? सारे ऑब्जेक्ट को खींच रही है। तो यानी जब हमको हमें फील क्यों नहीं हो रहा, ये बुक मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, तो मैं बुक के पास क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि बेटा मास कम है। क्योंकि देखो सुनो, हमने फोर्स क्या पढ़ा था? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सुनना ध्यान, इस जी की वैल्यू क्या थी? 6.67 10 की पावर -11, यानी -11 का तो डिवाइड करना है। अब कितना मास होगा यहाँ पे? ज्यादा ज्यादा कितना मास होगा? मेरा 50 किलो, इस किताब का 50 किलो 100 किलो हो गया। अब 100 किलो के में तो डिवाइड देना है किसका? -11 का, यानी नीचे 11 जीरो है। इसका मतलब तो यही हुआ -11 का मतलब कितनी कम वैल्यू आएगी? 0.000 आएगी, नहीं आएगी? और आर का मल्टीप्लाई और करना है, यानी चाहते तो हम नरेंद्र मोदी को खींचना है, पर मास कम है, -11 का डिवाइड देना। और डिस्टेंस कितनी दूर है दिल्ली से श्योपुर? 350 किलोमीटर होगा, उसका भी स्क्वायर मान लेते हैं, 350 होगा तो उसका भी स्क्वायर। इसलिए हमें ये फील ही नहीं होता। थोड़ा सा फील कराओ इसको। फील कब होगा भैया? फील जब होगा जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्या मान लेंगे? एक ऑब्जेक्ट को मान लेंगे अर्थ। तो अर्थ का मास, आई थिंक अर्थ की पावर 23 होती है। पावर का मास है अर्थ का। अर्थ का मास
लास्ट में बताऊंगा, रुको 1 मिनट। अर्थ का मास है ये, उन्होंने एवरेज 6 × 10⁻²4। अब पावर 24 जैसे यहाँ जाएगी यहाँ पे तो बहुत बड़ी वैल्यू आई, आएगी नहीं आई? इसीलिए जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट को माना, सारी चीजें गिरते हुए देखने लग गई। ये देखो, अब सारी चीजें देखनी चाहिए क्योंकि अर्थ का तो मास ही बहुत ज्यादा है। ये वैल्यू जैसे ही बड़ी आई, ये सब वैल्यू पॉजिटिव आने लगी, हमें फील होने लग गया, हमें फील होने लग गया। अब बोला सर ठीक है, सुन ली तुम्हारी बात, काम क्या है इसका? सीधी सी बात तो ये है। अब सुनो उसके यूजेस क्या है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑल टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। यानी जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हैं जो जमीन पर रहते हैं, जैसे मैं चल रहा हूं तो मैं क्यों चल पा रहा हूं भैया? क्योंकि अर्थ मुझे खींच रही है, क्योंकि अर्थ मुझे खींच रही है। अगर अर्थ मुझे नहीं खींच रही होती तो मैं भी हवा में उड़ रहा होता। जैसे अपन कहते हैं कि हम लोग अंतरिक्ष में हवा में उड़ते हैं, यूनिवर्स में हम लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि वहां कोई खींच ही नहीं रहा। अगर अर्थ मुझे खींच रही है इसलिए मैं चल पा रहा हूँ आसानी से। ये मारकर यहाँ रखा है तो यहीं रखा है, ये मारकर, ऐसे नहीं कि इसको थोड़ा सा किसी ने ढका दिया है हवा में उड़ रहा हो। पानी भी नहीं पी पाते, पानी भी आज मैं बोतल गिरा के पानी पी लेता हूँ ना, क्यों? क्योंकि अर्थ उसको ही चलाएगी। अब मैं बीच में मेरा मुंह लगा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, जैसे यूं करता पानी उड़ जाता, पानी को पकड़ के भाई पानी इधर आ, इधर आ, इधर आ, ओ ऐसे पीता कि नहीं पीता? हाँ, ये तो कोचिंग में डलेगी इसलिए कर ले, ठीक है। इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट है किसका? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जितनी भी चीजें टेबल वेबल रखी हुई है ना, सब कुछ जमी हुई है यहाँ पे। ये बोर्ड अभी यहाँ थोड़ी होता, ये बोर्ड अभी इधर हवा में होता, पकड़ पकड़ के लिखना होता, इसलिए इसका यूज है बेटा। दूसरा, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पांसिबल फॉर द होल्डिंग एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। हमारे आसपास जो बादल वादल सब है ना, एटमॉस्फेयर हम देखते हैं अर्थ में, एयर वगैरह है, ये भी क्यों है? क्योंकि अर्थ इनको अट्रैक्ट करके रखती है। एक लिमिट तक है अर्थ इनको अट्रैक्ट। बादल तो एक गैस है ना बेटा, तो नीचे आता ही है पानी गिर के। मैं बोल रहा हूँ ये जो एयर प्रेजेंट है ना यहाँ पे, इसकी बोल रहा हूँ। यूनिवर्स में कहाँ है एयर? अंतरिक्ष में एयर कहाँ है? हवा कहाँ है? दूसरा भैया, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द रेनफॉल और स्नोफॉल। जो पानी नीचे गिरता है ना, ये बादल का, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ नीचे खींचती है। वरना किसान बैठे रहते भाई साहब, आएगी बारिश, आएगी आएगी आएगी, बारिश ही नहीं आती। दूसरा, जितने भी प्लानेट हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन सबको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो राउंड रोटेट कर पाते हैं। इसमें अपन सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह पढ़ेंगे तो और बताऊंगा, ठीक है। वेरी गुड। हम लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि समुद्र में जो वेव आती है, लहरें आती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका कनेक्शन किससे है? समुद्र में जो लहरें आती हैं चंद्रमा से, किससे? सुना है? चांद से कनेक्शन है। चंद्रमा पूरा रहेगा तो लहरें ज्यादा आएंगी, और चंद्रमा कम रहेगा तो लहरें, अमावस्या के दिन लहरें नहीं आती क्योंकि चांद नहीं आता है। और लेकिन जब चंद्रमा पूरा दिखेगा तो लहरें बहुत तेजी से उठेगी। क्यों? क्योंकि जब मास पास आएगा तो वो क्या करेगा? पानी को खींचेगा, पानी को, तो लहरें ऊपर उठेगी, लहरें ऊपर उठेगी। तो भैया सच बात है, तभी तो पढ़ा रहे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं भैया। सुनो, आवाज नहीं करना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं भैया। एक तो क्या है, ये जो फोर्स है ये क्या है? एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। भैया ध्यान से सुनो, यानी इसमें ये जो फोर्स लग रहा है इसमें मीडियम से कोई मतलब नहीं है कि बीच में क्या आ रहा है। जैसे ये पेन है, सॉरी किताब है, इसके बीच में कुछ भी आ जाए तब भी मैं उसको खींच रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बीच में कोई और आ गया तो नहीं खींच पाऊंगा, क्योंकि इसमें एक इस पे डिपेंड नहीं है, मीडियम पे डिपेंड नहीं है। अभी तो भैया अर्थ हमको खींच पा रही है, आसमान को खींच पा रही है, सन के गोल हम घूम पा रहे हैं। मीडियम होता तो वहां तो कुछ मीडियम ही नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं है, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं है। दूसरा बता दिया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास बढ़ेगा तो बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
रेडियस, यानी जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में उतना ही फोर्स कम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता नहीं है? तो बस यही है। अभी काम करना एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 चलना भैया। 5 क्या पूरा ही करके लाना है, 6 एग्जाम्पल 6। एक मिनट रुको भैया, उसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह है वो थोड़ा रह जाएगा बाद में। चलो ठीक है, एग्जाम्पल 6 जो एग्जाम्पल है वो करके लाना भैया।